बात हमारी भी सुन लीजिए थोड़ा सा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमारे लोग शिक्षित हुए, कहीं कहीं संघर्ष भी कर रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं। पर बाबा साहब का सिर्फ एक बात लोग माने कि शिक्षित बनो, ना तो सही से संगठित हो पाए, न तो सही से संघर्ष कर पाए। कारण जान रहे हैं क्या है? जब थोड़ा सा शिक्षित हो गए ना, तो सब लोग अपने भाषा में संघर्ष की परिभाषा निकालने लगे, अपने भाषा में एकता का परिभाषा निकालने लगे। संगठित किस हिसाब से हो रहे हैं? जाति के नाम पे संगठित हो रहे हैं। चमार है तो चमार महासभा बना लिया, पासी है तो पासी महासभा, धोबी है तो धोबी महासभा, यादव है तो यादव महासभा, कुर्मी महासभा, ऐसे करके लोग संगठित हो रहे हैं। अब ये साले संगठित हो रहे हैं कि अपनी अब गाली देने का मन कर रहा है। ये संगठित हो रहे हैं कि अपनी जो है कब्र खोद रहे हैं, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, न कि ये संगठित हो रहे हैं। तो संगठन होता है एक समूह जिसमें कई जातियों के लोग, मतलब अगर इंसानों पे भारत में बात करें, क्योंकि भारत जाति प्रधान देश है, इस बात से हम नकार नहीं सकते और हमें गुरेज भी नहीं है ये बात कहने से, क्योंकि भारत जाति प्रधान देश ही है। अब अलग बात है कि लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, पर ये सिर्फ कहने को है, वास्तव में बहुत ज़्यादा जातिवाद हमारे देश में है। तो अलग मतलब निकाले कि बाबा साहब ने क्या कहा संगठित होने के लिए, तो ये जाति के नाम पर संगठित होने लगे, कहीं कहीं गांव स्तर पर संगठित होने लगे। 4 लोग बने, एक संगठन बना लिए। संगठित होने के लिए बोले थे कि आप ऐसा एक समूह बनाओ जो दबा कुचला समाज है, जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, जो वास्तव में इस देश में संविधान लागू होने के बाद अपने अधिकार को नहीं पा रहा है। उस अधिकार को पाने के लिए ऐसे व्यक्ति लोग संगठित होइए और संगठित होकर इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने सांसद बनाइए, न कि जाति के नाम पर वोट करिए। तो उन्होंने कहा कि आप उसको वोट करिए जो आपके बिरादरी के है, उसको वोट मत करिए। जो आपकी विचारधारा का है उसको वोट करिए, जो आपके विचारधारा पे चलता हो, जो आपके एजेंडा को लागू कर सकता हो, उसको आप वोट करिए, भले वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, भले वो ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो आपकी बात को संसद में रखने की बात कर रहा है, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको जो है आप वोट करिए। कहने का मतलब हमारा संगठित होकर के कहने का मतलब कि हमारी जो विचार है वो जो आदमी से नहीं है, मतलब विचारधारा से है, जाति से नहीं, विचारधारा से मतलब रखिए। एक ब्राह्मण भी सर्व समाज का हितैषी हो सकता है। राहुल संकृत्य क्या हुए, बहुत बड़े राहुल संकृत्यान महान ब्राह्मण समुदाय में जन्मे, लेकिन बहुत बौद्धिस्ट बने, मानवता को और अभी भी एक आदमी और भी जिंदा है, कैलाश अम्बेडकर नगर के सांसद वर्तमान में भाई रितेश पांडे जी। इतना अच्छा उनका वक्तव्य मैं आपको डाल दूंगा, देख लीजिए। कैलाश सत्यार्थी हुए, बहुत बड़े अभी भी नोबेल पुरस्कार। माननीय रितेश पांडे जी ने क्या कहा अपने भाषण में कि मैं इस देश के दबे कुचले पिछड़ों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस देश का निवासी हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी होने के नाते भारत के लोगों की बात करता हूँ, और आप कहते हो कि ब्राह्मण होकर जो है पिछड़ों की बात करते हो। तो इस तरीके से नेता चाहिए जो हमारी बात करे। तो हमारी बात आज की प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अगर देखा जाए तो जो दबा कुचला समुदाय है उसका बात सिर्फ माननीय बहन जी की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी ही कर रही है। इसलिए फिर से सारे समाजों को एकजुट होकर के बसपा को वोट दीजिए, ताकि बसपा सत्ता में आकर फिर से जो हमारे अधूरे एजेंडे हैं उनको पूरा कर सके। ठीक। और इसके अलावा संघर्ष की जो भाषा है, तो संघर्ष की परिभाषा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। संघर्ष की परिभाषा क्या है? संघर्ष की परिभाषा है लाठी उठाओ और मुड़ फोड़ दो। एक दूसरे का ये नहीं है लाठी उठाओ मुड़ नहीं, लेकिन एक महापुरुष भी हुए हैं भाई, जगदेव प्रसाद जी का आप मतलब बोल रहे हैं। ठीक है, जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि पहली पीढ़ी वो भी है, मार खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो भाई हम लोग जेल जाने वाले हैं। ठीक है, उनका भी जगदेव प्रसाद होता है, लेकिन संघर्ष कहाँ करना है वो हमारी बात सुनिए। ऐसे ही बीच में कुछ चीजें ऐसी है जिससे हमारे लोग संघर्ष की परिभाषा भूल गए कि बाबा साहब संघर्ष करना हो करने के लिए बोली। देखिए बाबा साहब ने संघर्ष बोला इस चीज से करो कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए संघर्ष करो, अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब को भी लाठी खानी पड़ेगी भाई। कर लो ना, तो राजनीतिक सत्ता के द्वारा इस देश की कुर्सी पर बैठने के लिए संघर्ष। बाबा साहब लेकिन हमारे लोग को भी लाठी की बात करते हैं यार। बाबा साहब भी एक चीज बता दें, मार तालाब आंदोलन में बाबा साहब ने लाठी भी खाई है, लाठी भी मतलब मारी है।
तो ये ध्यान दीजिए, लाठी भी चलानी पड़ सकती है, संघर्ष करना लाठी पड़ेगा। तो चलाओ, लेकिन कहाँ, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर अहिंसा परमो धर्म है, और उन्होंने कहा कि जो है क्या है वो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हाँ? मतलब भाई हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जीव हमको नुकसान पहुंचाएगा तो हम हत्या उसकी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। विरत रहता हूँ। विरत मतलब होता है कि हम जानबूझ के किसी प्राणी को हत्या नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे मारने आएगा तब क्या करेंगे? वहाँ पे हम मारेंगे तो भैया। फिर ये वही तो बाबा साहब ने भी कहा कि हमको इन चीजों से संघर्ष करो, और इन चीजों में अगर संघर्ष करते वक्त कहीं लाठी चलाना पड़े तो यार पीछे मत हटो। और इसलिए बाबा साहब ने एक बात बोला कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 2 थप्पड़ मारो। तो ये थे हमारे विचार, और मुझे लगता है कि बाबा साहब का यही उद्देश्य था। और बाबा साहब का जो क्या कहते हैं कि बाबा साहब का क्या उद्देश्य था, क्या मिशन था। जब आप जाएंगे कभी अम्बेडकर पार्क लखनऊ में, तो जो बाबा साहब की भव्य मूर्ति लगी हुई है, गए हैं कि नहीं कभी वहाँ? गए हैं ना? तो आप मुझे बताइए, अगर आप गए हैं लखनऊ तो आप मुझे बताइए बाबा साहब की जो भव्य मूर्ति लगी हुई है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बाबा साहब का सपना आपने कहा, नहीं मतलब उनका क्या लिखा हुआ है, उनका संदेश लिखा हुआ है, उनके जब बैठे हैं कुर्सी पे ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ है वहाँ, पढ़ा नहीं है तो उसको पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा दूंगा, अगर मेरे पास कोई क्लिप होगा, पुराना फोटो होगा मेरा, तो मैं उसको जरूर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। ये उनका संदेश है, उनको जो संदेश पूरा करना है, उनका जो पूरा जीवन संघर्ष है वही उनका संदेश है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जो जीवन संघर्ष है वही मेरा सपना है, और उसी सपने को माननीय बहन जी पूरा कर रही हैं। लोग कहते हैं कि बहुजनवाद करिए। क्या बाबा साहब बोले थे कि ब्राह्मणों को जीवन भर गाली देते रहिए? नहीं। उन्होंने बोला था, जो भी बहुजन महापुरुष थे, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, या जो भी हों, उनका एकमात्र सपना था कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, सारे लोग मिलजुल कर एक इंसानों की तरह रहें। इसलिए बाबा साहब ने आखिरी में चल के सविता अम्बेडकर, जो कि ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती थी, उनसे उन्होंने शादी करके ये संदेश दिया कि भाई जाति पात कुछ नहीं है, हाँ, जात पात कुछ नहीं है, सब एक होकर रहो। तो उसी को माननीय बहन जी पूरा कर रही हैं। कैसे पूरा कर रही हैं? जब वो सत्ता में आई, अभी एक नाम आप बहुत फेमस सुने होंगे कि एक दिव्यांग लड़की है, हिमानी बुंदेला, 1 करोड़ की विनर रही, 7 करोड़ का जो क्वेश्चन था उसको भूल गई, या भूल क्या गई उसको पता नहीं था, जबकि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी? जरा नाम बताइए तो। सावित्री। हाँ, नाम बताइए। अरे वो यार मिश्रा जी की वाइफ के नाम से। हाँ, नहीं, मिश्रा जी की वाइफ नहीं यार, ऐसे मत बोलिए। मिश्रा जी की माता जी के नाम पर। सॉरी। उनकी माता जी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, सॉरी। पुनर्वास विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जो सन 2008 में बनकर तैयार हुआ, दिव्यांग के लिए। हाँ, सन 2008 से बनना शुरू हुआ, और वो बन के तैयार हुआ माननीय बहन जी के शासनकाल में ही। बहन जी ने उसको बनवाया, और वो एशिया का सबसे बड़ा जो है पुनर्वास विश्वविद्यालय है दिव्यांग जनों के लिए। उसमें वो पढ़ी, लेकिन उसने यही नहीं बता पाई कि बाबा साहब की जो थ्योरी थी, वो आखिरी क्वेश्चन यही पूछा था कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने किस विषय पर, किस थीसिस को प्रस्तुत करके पीएचडी की डिग्री धारण की, पीएचडी की डिग्री पाए। तो ऑप्शन में कई था, उसमें ये भी ऑप्शन था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। नहीं, इसमें नहीं था। अरे यार, नहीं, तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो उनकी थीसिस थी वो बता नहीं पाई, जबकि बहन जी के ही स्कूल से वो पढ़ी, बहन जी के बनवाए हुए स्कूल से पढ़ी। और हमको लगता है कि इसी उद्देश्य से वो क्वेश्चन भी पूछा। थोड़ा सा बाबा साहब को हिमानी बुंदेला पढ़ ली होती तो मुझे लगता है आज 1 करोड़ जीती, कल हाँ वो 1 करोड़ नहीं बल्कि 7 करोड़ भी हो सकता था। तो अगले पार्क में हम चल रहे हैं, वहाँ पे आपको हम आगे की बातें प्रस्तुत करते हैं, ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा।